अपने अग्रज, अपने मित्र, अपने गाइड, अपने फिलासफर प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की स्मृति में यह आयोजन हो रहा है और उसमें मुझे आने का जो मौका मिला, मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझता हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं आ सकूँगा, स्वास्थ्य की वजह से बहुत साल बाद में, करीब 2.5-3 साल तो हो गए होंगे, उसके बाद ही पहली बार किसी सभा में जा रहा हूँ। और दिगंबर जी का आग्रह तो था ही, लेकिन डॉक्टर वर्मा की स्मृति में होना भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आशु ने बहुत सारी बातें बताई। अब उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरा जब परिचय हुआ था प्रोफेसर वर्मा से, तो वह अभी पेरिस में ही रह रहे थे और बीच में एक बार आए थे गोरखपुर, तो दिल्ली रुके हुए थे। मैं 69 में दिल्ली आ गया था और मेरी मुलाकात हुई उनसे, और पहली मुलाकात में काफ़ी एक दोस्ताना संबंध हो गए थे। इतने दोस्ताना हो गए, फिर तो मुलाकातें होती रहीं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि हम में से कई सारे लोगों को दिल्ली छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा। तो मैं जब निकला तो मैंने सोचा कि एक बार गोरखपुर जाना चाहिए, वहाँ परिवार है, परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, तो उनके बारे में हाल चाल ले लें। गोरखपुर में पहुँच गया शाम को 8 बजे, लेकिन एक चौराहे पर मैं कंबल ओढ़ करके खड़ा हो गया, देखता रहा कि कौन कौन लोग इधर से जा रहे हैं मेरे घर के रास्ते की तरफ। तो मेरे बहुत सारे परिचित, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई रिक्शे से जा रहा था, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता था। मैं इंतजार कर रहा था और सोच रहा था किसके यहाँ जाऊँ। तो मेरे दिमाग में ध्यान आया कि मुझे डॉक्टर वर्मा के यहाँ जाना चाहिए, वो सबसे सुरक्षित जगह होगी। और 11 या 11:30 बज रहे थे रात में। जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर वर्मा ने दरवाज़ा धीरे से खोला, पूछा कौन? मैंने कहा आनंद। क्या आ जाओ अंदर। अंदर मैं गया और उसी समय मेरे एक दूसरे मित्र जो जेएनयू से भाग के पहुंचे हुए थे, पंकज सिंह, वो निकल रहे थे। उनको ट्रेन पकड़नी थी कहीं और जाने के लिए। तो पता चला कि वो तो अच्छा खासा एक शेल्टर बना हुआ था लोगों का, आते जाते रहते थे लोग। और जबकि पुलिस की भी बड़ी कड़ी निगरानी थी उस समय डॉक्टर वर्मा पर, क्योंकि गोरखपुर के लिए जिस समय डॉक्टर वर्मा आए थे, एक्चुअली जब वो गए पेरिस, उस समय फ्रांस बहुत चर्चा में था। बहुत सारे कारणों से, आंदोलनों की वजह से पेरिस फैशनेबल, मोस्ट फैशनेबल प्लेस के रूप में ये था। और वहाँ से कोई पीएचडी करके आ रहा है, शायद डिलीट किया था डॉक्टर साहब ने, वहाँ से डिलीट करके आ रहा है 3-4 साल रह करके। तो गोरखपुर जैसे छोटे शहर में उनकी छवि बहुत बड़ी थी, और इस जो लार्जर देन लाइफ वाली जो छवि थी, उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है जन आंदोलनों को तेज करने में, ये डॉक्टर वर्मा ने किया। क्योंकि जब वो जो भी पहनते थे, अगर उन्होंने कुर्ता पहन लिया और पैंट पहन ली, वो फैशन हो गया। थैला लटका लिया, वो वहाँ का फैशन हो गया। तो जब वो नुक्कड़ नाटक करने लगे तो लगा, अरे ये आदमी जो वहाँ फ्रांस से डॉक्टरेट करके आया है, ये नुक्कड़ नाटक सड़क पर खड़े होकर के नाटक कर रहा है। लोगों ने नुक्कड़ नाटक में दिलचस्पी लेनी शुरू की और नुक्कड़ नाटक एक विधा के रूप में वहाँ स्थापित हो गया।
जबकि आमतौर से लोग इसको बिल्कुल तरजीह नहीं देते थे। दिल्ली वगैरह में तो फिर भी नुक्कड़ नाटक, लेकिन गोरखपुर जैसी जगह में ऐसा नहीं था। तो अब उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। उस पर चर्चा हो तो फिर उसी पर चर्चा होती रह जाएगी। उनका जाना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सदमा रहा और बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन ये है कि उन्होंने जो एक फसल तैयार की है उससे बहुत उम्मीद बढ़ती है और लगता है कि उनका काम अधूरा नहीं रहेगा। अब आज के विषय पर सामाजिक बदलाव और संस्कृति, आयोजकों ने ये ऐसा विषय रखा है कि जिसका कोई और छोर ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक बदलाव, अगर ये भी होता कि सामाजिक बदलाव में बुद्धिजीवियों की भूमिका या संस्कृत कर्मियों की भूमिका, तो एक सीमा हो जाती है। अब ये तो हालांकि इस विषय पर रखते समय मुझसे भी चर्चा हुई थी, लेकिन जब मैंने सोचा बाद में तो लगा कि ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया, क्योंकि संस्कृति में तो सारी चीज़ें आती हैं, साहित्य, कला, रंगमंच, संगीत, नृत्य, सब संस्कृत के ही हिस्से हैं। तो कैसे इसको थोड़ा सीमित किया जाए, इसे देखना, और इसकी अगर बातचीत करेंगे तो एकेडमिक्स वाले पहलू पर न जा करके बल्कि बेहतर होगी, क्योंकि एकेडमिक्स में संस्कृति पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। सबने संस्कृति को अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है, लेकिन जितनी भी व्याख्याएं मिलती हैं उसमें ये बात तो दिखाई देती है कि संस्कृति में ही प्रतिरोध के बीच छिपे होते हैं। और संस्कृति अपने आप में कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हम उसको एक निरपेक्ष मान लें, ऐसा नहीं है। संस्कृति चाहे कोई भी राष्ट्र हो, ये जो क्लास सोसाइटी है, जो वर्गीय समाज है, इसमें संस्कृति भी दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक तो रूलिंग क्लास की है, जो उत्पीड़क वर्ग है, उसकी संस्कृति है, और दूसरी उसकी संस्कृति है जो रूल्ड है, जो शासित है, जो उत्पीड़ित है। और इन दोनों संस्कृतियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और अगर आप बहुत विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी परिघटना नहीं है जिसका संबंध संस्कृति से ना हो। यहाँ तक कि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, भाजपा और आरएसएस, जो कट्टर हिंदुत्ववादी लहर जो आई है, वह भी एक सांस्कृतिक परिघटना है। राजनीतिक और आर्थिक तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से वो भी एक सांस्कृतिक परिघटना है। क्योंकि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर सारा कुछ हो रहा है, उसका अगर आप परत दर परत उभारते जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके मूल में संस्कृति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को वे लोग ठीक से संबोधित नहीं कर सके, जो उत्पीड़ित लोगों की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, प्रतिरोध की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई, कैसे हुई, ये एक अलग विषय है, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से आज वह संस्कृति जो खुद मतलब आप अपने कंधे पर अपने ही विनाश का बीज लेकर के खुशी खुशी ढो रहे हैं, यह जो मानसिकता बन गई तमाम जगह, तो इसमें कहीं चूक हम लोगों से भी हुई है, जो
उत्पीड़ितों की संस्कृति के पक्ष में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लिखना पढ़ना जारी है। इस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी मैं एक अपने पड़ोसी देश नेपाल की एक घटना बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि नेपाल में 104 साल तक राणाशाही थी। अभी तो वहाँ जनतंत्र है और उससे पहले राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र से पहले बीच का एक पीरियड जो था, पहले पृथ्वीनारायण शाह वाले राजतंत्र और 1950 के राजतंत्र के बीच वाले पीरियड में राणाशाही थी, जो 104 साल तक थी। ये घटना है उस समय की जब भीम शमशेर का शासन था, वो भी राणा था। ये बात होगी 1929 से 32 के बीच की, क्योंकि वही भीम शमशेर का शासनकाल था। तो उस समय कुछ लोगों ने काठमांडू में एक अभियान चलाया कि हमें पुस्तकालय खोलने चाहिए लोगों को पढ़ाने के लिए, कि लोग पढ़ लिख सकें। और मुश्किल से 10 या 15 लोगों का एक ग्रुप था जिसने पुस्तकालय खोलने का अभियान चलाया। फौरन राणा ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 40 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। और कुछ लोगों को, हाँ, इन सब लोगों पर उस समय 100 रुपये जुर्माना किए गए और इसको एक देशद्रोह मान लिया गया, राजद्रोह। यानी पुस्तकालय खोलने की बात को राजद्रोह बना दिया गया, क्योंकि राणा जी कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ की जनता पढ़े लिखे। उसी राणा वंशजों में से एक ने काठमांडू में जब त्रिचंद्र स्कूल की स्थापना की, जो आज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक बड़ा कॉलेज है, जब स्थापना की तो वो थोड़ा सा प्रगतिशील राणा था। उसने अपने एक मित्र को कहा, जिन्होंने अपने एक मेमोयर में लिखा है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये मैं अपने विनाश का बीज बो रहा हूँ, लेकिन जरूरी है लोग पढ़ें लिखें। तो कहने का मतलब ये कि जो दमनकारी सत्ताएं हैं वो कभी नहीं चाहते कि लोग एनलाइटेंड हों, पढ़ लिख करके कुछ ज्ञान अर्जित करें। और ये तो राणाशाही के समय की बात है। आज आप देख लीजिए हो क्या रहा है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जो लोग यहाँ किताबें छापते हैं या भेजते हैं, उनको पता है कि किताबें भेजनी डाक से कुछ समय पहले तक जितनी सस्ती थी, आज कई गुना महंगी हो गई हैं। मतलब आप भेज नहीं सकते। और बहुत सुनियोजित ढंग से लोगों की डी स्कूलिंग का कार्यक्रम चल रहा है। आपने जितना सीखा है, जितना आप आगे बढ़े हैं, कैसे पीछे खींचा जाए। जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, सीट्स पर बैठे हैं, वो एक से एक दकियानूसी बातें करते हैं, कठमुल्लापन जाहिर करते हैं और अंधविश्वास को बिल्कुल महिमा मंडित करते हैं। अभी देखिए, मतलब अभी 2-4 दिन पहले कर्नाटक में बजरंगबली और बजरंग दल को एक कर दिया और प्रधानमंत्री कर रहा है। और प्रधानमंत्री मंच से बजरंगबली के नारे लगवा रहा है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी सत्ता के साथ, सत्ता मतलब पूरा ये सारा तंत्र मिलाकर के सत्ता बनता है ना, केवल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं बनते। तो ये डी स्कूलिंग वाला जो मैंने राणा के संदर्भ में कहा, ये राणाशाही भी यही कर रही थी। दूसरी एक घटना है
1947 की, ये भी काठमांडू की घटना। तो ये जो पुस्तकालय वाली घटना थी, इसको इतिहास में पुस्तकालय पर्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि जिसकी वजह से राणाशाही की चूल्हे हिलने लगे। तो ये दर्ज हो गया इतिहास में एक आंदोलन के रूप में। पुस्तकालय पर्व, वहाँ नेपाली में पर्व का मतलब आंदोलन है, तो ये पुस्तकालय पर्व था। फिर एक दूसरा आंदोलन हुआ, उसका नाम था जयतु संस्कृत, ये 1947 में। जयतु संस्कृत में ये था कि संस्कृति नहीं है, संस्कृत भाषा। वो एक संस्कृत पाठशाला थी, वहाँ केवल संस्कृत। ये भी राणाशाही के दिनों की बात है, क्योंकि राणाशाही तो खत्म हुई 1985-51 में, 1947 के बाद राणाज के अंतिम दिन चल रहे थे। तो संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र थे, उन्होंने एक मांग पत्र दिया अधिकारियों को कि हमको कुछ मानव अधिकारों के बारे में भी पढ़ाया जाए, और केवल संस्कृत न पढ़ाया जाए, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इन चीजों की भी शिक्षा दी जाए। अब ये तो राणा कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो राणा ने क्या किया कि जो प्रमुख लोग थे उन सबको निकाल बाहर किया देश से, और ये लोग जाकर के वाराणसी में शरण लिए। वाराणसी में उस समय गुप्त रूप से नेपाली कांग्रेस काम कर रही थी, और वो बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे वहाँ, उनका एक संगठन था। इन लोगों ने जाके वो उनसे मुलाकात की, और उसके बाद यह जयतु संस्कृत आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि इसने राजतंत्र को, मतलब राणाशाही को, राणोपेसी जो थी, उसको खत्म करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा मतलब ये है कहने का कि सांस्कृतिक आंदोलन बहुत सारे ऐसे होते रहे हैं जो राजनीति से हमेशा आगे रहे। जब 1936 में प्रेमचंद जी ने, जो उपन्यास सम्राट थे, जब उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में लखनऊ में कहा था कि साहित्य एक राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो यूं ही नहीं कहा था। राजनीति के आगे चलने वाली मशाल कैसे है? बहुत सारी घटनाएं दिखाई देती हैं कि राजनीतिक आंदोलन जहां पहल नहीं ले पा रहे थे, वहां सांस्कृतिक आंदोलनों ने ये पहल ली, और फिर वो राजनीतिक आंदोलन का रूप उसने ले लिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनसे लगता है कि संस्कृति का सवाल कितना महत्वपूर्ण है। एक घटना और बताया कि मैं नेपाल वाली घटनाओं पर विराम लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें अपने अड़ोस पड़ोस के देशों की घटनाओं की जानकारी बहुत कम रहती है। यूरोप और अमेरिका में जो भी आंदोलन होते हैं उसकी खबर तो मिल जाती है, लेकिन हमारा पूरा सारा तंत्र जो है, मीडिया जो है, प्रचार तंत्र जो है सरकारी, वो इतना यूरोसेंट्रिक है, पश्चिमोन्मुखी है, कि उसको यह बताने की जरूरत नहीं महसूस होती कि भूटान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब से 1 महीने पहले पाकिस्तान में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था कम्युनिस्टों का, और लाल झंडे से वो सड़क और हाल जो है भरा हुआ है। अगर आप कोशिश करके इंटरनेट में ढूंढेंगे तो 2023 की ये घटना है, 2 महीने पहले की, वो खबर आपको मिल जाएगी। और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमें केवल इमरान खान और आतंकवादी और कश्मीर, इसके अलावा कुछ जानकारी ही नहीं मिलती। तो ये तो हमारे पूरे मीडिया का हाल है। तो मैं ये बता रहा था कि 1979 में, जी हाँ, 79 में ही अप्रैल में, 4 अप्रैल
1979 को भुट्टो को फांसी दी गई वहाँ पाकिस्तान में। अब कहाँ पाकिस्तान कहाँ नेपाल कोई मतलब नहीं, लेकिन भुट्टो को फांसी दिए जाने के विरोध में नेपाल के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया उसके विरोध में, क्योंकि जियाउल हक में जिसने फांसी दी थी उसमें इनको राजा के अंदर उसकी छवि दिखाई देने लगी और उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ बेसिकली आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस आंदोलन से त्रस्त होकर के जब राजा ने यह घोषणा की, इन उनकी मांग थी कि राजतंत्र समाप्त हो और जनतंत्र की बहाली हो, तो आंदोलन इतना तेज हुआ कि राजा वीरेंद्र को यह ऐलान करना पड़ा कि ठीक है आप आंदोलन समाप्त कर लीजिए, हम इस पर रेफरेंडम कराते हैं जनमत संग्रह। तो 1980 का जो जनमत संग्रह है वो इस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। हालांकि उस जनमत संग्रह को उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और वो वोटिंग रिजल्ट ये बताया गया कि जनता राजतंत्र के पक्ष में है, तो वो लेकिन जनमत संग्रह कराने के लिए मजबूर होना पड़ा उनको। तो अब उस आंदोलन के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी मिलती रही जब ये आंदोलन चल रहा था, क्योंकि लगभग उसी समय से मैं नेपाल के राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने लगा था और मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे संस्कृत कर्मी थे जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि वही संस्कृत कर्मी आगे चल करके वहाँ पे पहुँचे थे। 1990 में राजतंत्र के खिलाफ जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र समाप्त हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, उस समय राल्फा ग्रुप एक था नेपाल का जिसमें रामेश श्रेष्ठ वगैरह थे और जिसका गाना हिंदी में भी कई भाषाओं में है, हिंदी में भी कि गांव-गांव से और हाँ, अगर मैं लेखक हो तो कलम लेके उठो, मजदूर हो तो औजार लेकर उठो, अगर कुछ नहीं हो तो केवल अपने हाथ लेकर के उठो, लेकिन उठो। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और इसने एक आंदोलन का सूत्रपात किया। तो ये होती है मतलब संस्कृति की ताकत। देखिए, मैं कोई एकेडमिक्स का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े में जो बातें बताऊंगा उसको आप लोग अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। लेख लिखना हो तो बैठ करके लिखो। और एक तो मैं इतना अव्यवस्थित रूप से आया, अस्वस्थ भी था जिस समय मुझे यहाँ आना था, सोचा था कुछ तैयारी कर लूँगा। 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो मेरी पत्नी भी साथ आने वाली थी, लेकिन उनको लेकर के मुझे फैजाबाद जाना पड़ा उनके मायके। और फिर मैंने दिगंबर जी को फ़ोन किया कि भाई किसी तरह इस प्रोग्राम को टाल दीजिए। उन्होंने कहा कि टल नहीं सकता। तो फिर इन्होंने मेरे आने की व्यवस्था की बाई एयर, और मैं किसी तरह से भगते कल रात में मैं पहली बार ठीक से सो पाया हूँ यहाँ आने के बाद। तो और स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप लोग खुद जोड़ लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने अनुभवों को ही शेयर कर रहा हूँ जो इतने सालों का लोगों के बीच काम करने का अनुभव है। भूटान में राजतंत्र बहुत ज़बरदस्त है और उस समय जब रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई थी, राजा ने इसकी मांग करने के लिए कि मिनिमम ह्यूमन राइट्स की मांग करने के लिए अपने देश की 1/6 आबादी को गैर नागरिक घोषित कर दिया और वो लोग आगे भारत में बस गए। नेपाल में, भारत में आगे भारत, क्योंकि नेपाल ये भूटान से भारत की सीमा लगी है, वो लोग भारत की सीमा में आए भाग करके और भारत सरकार ने उनको ट्रकों में लाद करके नेपाल की सीमा में डाल दिया और तब से वो वहाँ रिफ्यूजी कैंप में थे। तो उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए
मैंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, 6 लोगों की थी, पत्रकार लोग थे, जिसमें विनोद अग्निहोत्री थे, शीनन झा थे, ओम प्रकाश तपस थे, उनकी डेथ हो गई। ये सारे लोग हम लोग गए। तो वहाँ एक गांव में गए तो एक लड़के ने जो भारत में पढ़ता था उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया था और 3 महीने जेल में रखा क्योंकि उसके घर से पॉलिटिकल साइंस की किताब मिली। तो कहा तुम पॉलिटिक्स पढ़ते हो? पुलिस ने कहा। तो कहा सर ये हमारे कोर्स में है, हम तो इंडिया में पढ़ते हैं, वहाँ कोर्स में है। तो तुम ये पढ़ के राजा के खिलाफ काम करोगे? चलो बंद करो। उसको बंद कर दिया। तो इस तरह का मतलब ये। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल भूटान के एब्सोल्यूट मोनार्की को 20 साल तक हमारे यहाँ की सारी सरकारों ने समर्थन दिया। और किसके कास्ट पर? उन लोगों की कास्ट पर जो मानव अधिकारों की मांग कर रहे थे। और इन 20 सालों में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसकी सरकार ना रही हो, इंक्लूडिंग भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार। लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा को नहीं देखा। सब कहते थे कि जियोपॉलिटिकल कंपल्सन है, भौगोलिक राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमें भूटान का साथ देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब हो उसमें हम लोगों के लिए, जो लोग सचमुच जनता के बीच में कुछ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। क्योंकि मीडिया जो है, वैसे भी पहले भी मीडिया के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि उसकी प्रवृत्तियां हमेशा एक यूरोसेंट्रिक रही हैं, क्योंकि हम तो उपनिवेश रहे 200-250 साल तक। और हमारे अंदर जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो बनी रही। वह औपनिवेशिक मानसिकता हमेशा पश्चिमी देशों की तरफ बहुत ललक भरी निगाहों से देखती है, वहीं की खबरें, वहीं की सारी चीज़ें, और पड़ोसी देशों के प्रति एक हिकारत का भाव रहता है। इस औपनिवेशिक मानसिकता ने हमारे रूलिंग क्लास में नहीं बल्कि हमारे जो आम लोग हैं उनके अंदर भी एक ऐसी मानसिकता पैदा कर दी कि छोटा देश का मतलब छोटी संप्रभुता है, बड़ा देश बड़ी संप्रभुता। जबकि संप्रभुता किसी देश के भौगोलिक आकार से या उसकी आर्थिक हैसियत से नहीं नापी जाती। लेकिन यह मानसिकता रूलिंग क्लास में भी है और जो आम जनता है। बहुत लोग खुश होकर के आप सुनते होंगे कि अरे वो हम तो नेपालियों को बहुत प्यार करते हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं। हमारे यहाँ तो 3 जो है चौकीदार थे नेपाली, उनका प्यार जो है चौकीदार रखने तक है, उसके अलावा उनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जब नेपाल में भारत विरोधी भावना दिखाई देती है तो लोग कहते हैं कि पता नहीं नेपालियों को क्या हो गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये सारे सवाल मैं जो बता रहा हूँ, ये सब सवाल हमारे सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जहाँ इन सवालों को थोड़ा ठीक किया गया है उसमें भी संस्कृत कर्मियों का ही हाथ रहा है। राजनीतिज्ञों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जो संस्कृत कर्मी हैं उन्होंने ही इन स्थितियों को थोड़ा बेहतर बनाया। और नेपाल में भी खास तौर से जो 10 सालों का माओवादी आंदोलन चला है उसमें यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस तरह से भारत सरकार ने विरोध किया और भारत की जनता का वह तबका जो जनतंत्र चाहता था, जो राजतंत्र की समाप्ति चाहता था, वो उनके साथ खड़ा रहा। और जो कम्युनिस्ट नहीं भी हैं लेकिन राजतंत्र की समाप्ति चाहने की इच्छा से उनके साथ खड़े हुए, उनको भारत सरकार ने माओइस्ट ब्रांड किया, क्योंकि वो लोग माओइस्ट जो लड़ रहे थे। तो ये जो एक खाने में बांट देना कि आप माओइस्ट हैं, आप आतंकवादी हैं, हालात आप देखिए पिछले
कुछ वर्षों से, कम 2014 के बाद से तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर आप मुसलमान हैं और विरोध कर रहे हैं तो सीधे सीधे आतंकवादी हैं, हिंदू हैं अगर विरोध कर रहे हैं तो माओवादी हैं। डिसेंट का दायरा जो है लगातार सिकुड़ता चला गया है और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली ताकतें ऐसा लगता है जैसे कहीं खामोश हो गई हैं, जबकि खामोश नहीं है। लेकिन यह एक भ्रम दिया जाता है मीडिया को, जिस तरह से इन्होंने पूरा अपने हाथ में ले रखा है उसका ये असर है। मीडिया पहले भी बहुत स्वतंत्र नहीं थी। मुझे याद है 2006 में मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की जहां पर नक्सलवादी गतिविधियां या माओवादी गतिविधियां तीव्र हैं। उसमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अपने भाषण में कहा है, उन चीफ मिनिस्टर्स से, कि आपको मीडिया को कोऑप्ट करना चाहिए और मीडिया मैनेजमेंट कैसे करें या स्किल डेवलप करना चाहिए। तो मीडिया को कोऑप्ट करने की बात तो वो भी कह रहे थे। इन्होंने मीडिया को कोऑप्ट क्या, पूरा खरीद ही लिया। कोऑप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत थी तो खरीद लो। रवीश कुमार को हटाने से बेहतर यह है कि एनडीटीवी को खरीद ही लो, तो वो कोऑप्ट करने का झंझट ही खत्म कर दो। तो आज देख लीजिए, आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, ले दे करके एक चैनल को दिखाई देता है न्यूज़ 24 जिसमें कुछ खबरें मिल जाती हैं। अब एनडीटीवी भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि अडानी अब उसका मालिक है। तो जाहिर से बात है, अंबानी और अडानी ने मिल करके सारे चैनल्स को, तो मीडिया तो जा ही चुका है और हमारे पास और ऐसे कोई साधन नहीं है जिनके जरिए हम लोगों को ये बता सकें। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर ये कहा है कि जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है और जब भी सांस्कृतिक संकट पैदा होता है, तो जो प्रतिरोध की संस्कृति है वो अपने लिए गुंजाइश बना लेती है कहीं अपने को बचाए रखने के लिए। एक छापामार ढंग से कैसे वो अपने को बचा कर रख सकती है, ये वो गुंजाइश बना लेती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक ये स्थिति नहीं रहेगी। बहुत सारे मोर्चे पर, बहुत माइक्रो लेवल पर लोग काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। अब ये दीवार यहाँ खड़ी है, अचानक मान लीजिए कल गिर जाए तो हम में से जितने लोग बैठे हैं वो यही कहेंगे कि अच्छी खासी दीवार थी, कल अभी हम लोग मीटिंग किए थे, आज कैसे गिर गई। हमें यही लगा कि अचानक हुआ है। लेकिन इसके जो अंदर के रेशे हैं, जो रेता है और वो बजरी है जो उसमें लगे हुए हैं, उनको पता चलता है कि हमारा क्षय हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं। उनके लिए ये अचानक नहीं होता है, हमारे लिए अचानक होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन आंदोलनों के साथ अपने को किसी न किसी रूप में जोड़ लेंगे, भले वो मानसिक स्तर पर ही हो, जोड़ लेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि क्षय हो रहा है और तेजी से क्षय हो रहा है। जिस दिन ध्वस्त होगा वो लगेगा कि अचानक हुआ है, लेकिन वो अचानक नहीं होता है। वो तो बहुत सारे देशों में ऐसा देखा गया। अब मैं थोड़ा संस्कृति की और व्यापक भूमिका पर बात करना चाहता हूँ, जिसका जिक्र पहले भी मैंने किसी मीटिंग में किया है। हो सकता है जो लोग उस मीटिंग के यहाँ हों वो रेपिटेशन लगे, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे हैं तो वो बताना जरूरी है। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका संबंध अफ्रीका के 3 देशों से है, गिनी बिसाऊ, अंगोला और मोजाम्बिक। ये तीनों देश
पुर्तगाल के उपनिवेश थे। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है उसमें अंगोला के, मोजाम्बिक के और गिनी बिसाऊ के, गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में है, अंगोला सेंट्रल अफ्रीका में है, और मोजाम्बिक थोड़ा सा ईस्टर्न की तरफ होता है। तो ये तीनों देशों के कुछ छात्र लिस्बन में पढ़ते थे। इनमें गिनी बिसाऊ के थे अमेरिकन कब्राल, जो बहुत प्रतिष्ठित एक संस्कृत कर्मी और विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अंगोला से थे अगस्तिनो नेतो, जो बहुत बड़े पोएट हैं, और मोजाम्बिक के थे एडवर्डो मोंडालेन। ये 70s की बात है, अर्ली 70s की। अपने देश में ये वहाँ पढ़ रहे थे, अपने देश में ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, लिस्बन में भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। लिहाजा इन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन बनाया जिनका पुर्तगीज भाषा में कुछ नाम था, अंग्रेजी में अगर उसका अनुवाद करें तो होगा लेट अस डिस्कवर अफ्रीका। और वह सांस्कृतिक संगठन इतना धीरे धीरे मजबूत होता गया कि उसकी शाखाएं फिर इन्होंने अपने अपने देशों में खोली, और समय बीतने के साथ ये लेटेस्ट डिस्कवर अफ्रीका की जो शाखा वहाँ थी अंगोला में, उसने वो संगठन बना MPLA, पुर्तगीज में है लेकिन अंग्रेजी में होगा पीपुल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला, और मोजाम्बिक में फ्रेलिमो, फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ मोजाम्बिक, और गिनी बिसाऊ में PAIGC, अफ्रीकन पार्टी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी एंड केप वर्डे। तो ये तीनों जो संगठन बने ये राजनीतिक संगठन थे, और इन तीनों संगठनों ने इतना जबरदस्त संघर्ष छेड़ा जो आर्म्ड स्ट्रगल का रूप ले सका, और 1975 आते आते तीनों देश लिबरेट हो गए पुर्तगाली उपनिवेशवाद से। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक संगठन ने ही पहल ली, और सांस्कृतिक संगठन की पहल पर ही राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो सका। तो ये मतलब इन घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश में अभी इस तरह का माहौल है जिसमें राजनीतिक संगठनों ने बिल्कुल अपने को कहीं सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सांस्कृतिक संगठनों के सामने क्यों ऐसी दिक्कत पैदा हो रही है? उन्हें तो और भी ज़्यादा जोश खरोश के साथ आना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बस जरूरत यह है कि हमारे यहाँ का जो खास तौर पर हिंदी पट्टी का जो लेखक है वो शायद उतना साहसी नहीं है। अब इसकी वजह जो भी हो सकता है इसकी वजह ये हो कि हमारी पूरी हिंदी पट्टी में बहुत दिनों से कोई सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ, जो कि महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या बंगाल में सामाजिक और रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी जो आंदोलनों की एक धूम रही है। यहाँ हमारे ख्याल से कबीर के बाद शायद ही कोई उस तरह का आंदोलन हुआ, ये भी एक वजह हो सकती है। आखिर कलबुर्गी हो, MM कलबुर्गी, या ये जो अभी महिला मारी गई थी पत्रकार गौरी लंकेश, इस तरह के जो तमाम या 500 तमाम जो नाम हैं ये उन्हीं राज्यों में अभी भी दिखाई देते हैं। तो आंदोलन वैसा कोई यहाँ नहीं पनप पा रहा है, जबकि अफ्रीकी देशों में जो आर्थिक दृष्टि से भारत के मुकाबले काफ़ी पिछड़े हैं कई सारे राज्य, वहाँ यह आंदोलन होता रहा। और अभी
कुछ दिन पहले ही जो नाइजीरिया के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वोले सोयिंका, उन्होंने, बिल्कुल ये ताज़ा घटना है कि उन्होंने घोषणा की थी कि अगर ट्रंप चुनाव जीत गया तो मैं अमेरिका के अपने ग्रीन कार्ड को यहीं जला दूंगा, फेंक दूंगा। और ट्रंप चुनाव जीत गया तो उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और अपना ग्रीन कार्ड काटा और उसको छोड़ करके वापस नाइजीरिया लौट आए। और अब वहाँ अपनी जो विजिटिंग प्रोफेसरशिप थी वो सब छोड़ करके, और इस समय उनकी उम्र 90 से ऊपर है वोले सोयिंका के, लेकिन उन्होंने ये साहस दिखाया किया था। और उनका ये साहस उस समय से जारी है जब वो बमुश्किल 30 साल के रहे होंगे। 1965 में उनके देश में जब चुनाव हो रहा था और रेडियो से ऐसी खबरें आ रही थी, चुनाव को धांधली से वो सीटें जीत गई थी सरकार, और खबरें आ रही थी कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ है। उन्होंने एक बंदूक ली और वो स्टूडियो में घुस गए, उसको बंदूक दिखाया कि उससे माइक छीना, और माइक छीन करके उन्होंने भाषण देना शुरू किया कि ये फर्जी चुनाव है और जो खबरें आपको सुनाई जा रही हैं ये सब गलत है। ये वोले सोयिंका ने 1964 में किया था। उसके बाद फिर बियाफ्रा वार हुआ, एक सिविल वार, उसमें वोले सोयिंका, अच्छा उस समय जाहिर थे वाले गिरफ्तार होने थे, गिरफ्तार थे, जेल में रहे, लेखक हो गए थे। उन्होंने एक जेल डायरी लिखी। उसके बाद बियाफ्रा वार हो रहा था जो सिविल वार था, उस समय भी वो बियाफ्रा वार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनको गिरफ्तार किया गया और तब भी जेल में रहे। फिर 90s में वहाँ सानी अबाचा की सरकार थी, वो भी एक सैनिक तानाशाह था, और सानी अबाचा ने ही, उन्हीं के शासनकाल में केन सारुविवा को फांसी दी गई थी, जो नाइजीरिया के पर्यावरणविद थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, और शेल कंपनी के खिलाफ जिनका संघर्ष चल रहा था। तो केन सारुविवा को फांसी दी गई और उसी सानी अबाचा की तानाशाही के खिलाफ वोले सोयिंका ने नाइजीरिया आ करके अमेरिका से वहाँ कुछ दिन रह करके एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की और उसके जरिए वो खबरें देते रहे। और फिर अभी ट्रंप के खिलाफ जो उन्होंने किया, तो ये एक निरंतरता बनी रही है उनके जीवन में, डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े होना, डेमोक्रेटिक आंदोलनों को, और उनके इन आंदोलनों से वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसको ऊर्जा मिलती है कि अगर वोले सोयिंका ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज भी वो अभी हम लोगों के बीच में जीवित हैं, और अभी भी उनके इंटरव्यू जो है ना, इन लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इनके जो इंटरव्यूज़ है उसको देखें, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं नाइजीरिया गया था 2004 में मैं 2-3 महीने नाइजीरिया में था। उस समय वो वोले सोयिंका वहाँ रहते थे, अमेरिका, तो उनसे तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन वोले सोयिंका की एक किताब उस समय छप कर के आई थी, उसका नाम था क्लाइमेट ऑफ फियर। वो BBC की एक लेक्चर सीरीज थी, उसमें दिए हुए लेक्चरों का उनका एक संकलन था, क्लाइमेट ऑफ फियर, तो भय का वातावरण। तो उस किताब का वहाँ वो था, रिलीज फंक्शन था नाइजीरिया में, पब्लिशर ने किया था। सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे उनके, और उनकी हस्ताक्षरित प्रति लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। इतनी लोकप्रियता वोले सोयिंका को वहाँ थी। जबकि विचारों से अगर बहुत उसका विश्लेषण करेंगे तो वो एंटी कम्युनिस्ट ही मुझे तो यही नज़र आता है। मतलब वो कम्युनिस्ट तो नहीं है, अगर एंटी कम्युनिस्ट न भी हो तो, लेकिन कम्युनिस्टों के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला है, लेकिन डेमोक्रेसी के पक्ष में।
तो वहाँ जितने लोग हैं, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिकता है, वहाँ पर ट्राइबलिज्म है। तो ट्राइबलिज्म के खिलाफ, कबायली मानसिकता जो है उसके खिलाफ, और डेमोक्रेसी के पक्ष में, और डेमोक्रेसी के पक्ष में उनका होना वहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वहीं अभी चिन्मय अचेबे वहाँ के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, जिनके उपन्यास दुनिया की हर भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, ये सारे जो उपन्यास उनके हैं, ए मैन ऑफ द पीपुल। चिन्मय अचेबे को 2004 में, जिसमें मैं वहाँ था, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से। उस समय राष्ट्रपति थे ओबासांजो। राष्ट्रपति ओबासांजो की तरफ से देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। और चिन्मय अचेबे ने जो पत्र लिख करके पुरस्कार वापस किया, वह भी एक ऐतिहासिक पत्र है। ये इन घटनाओं का, और उस पत्र को मैंने अपनी किताब में प्रकाशित किया, जो पत्रकारिता पर मेरी किताब है, पत्रकारिता की अंधी गली, उसमें वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं इसे अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये लोग, और ये सब 80s पार कर चुके, 90s में प्रवेश करने वाले लेखक हैं। तो लेखकों के अंदर यह साहस जो है, हमें उन देशों में ज़्यादा दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा पिछड़े माने जाते हैं। और हमारे जैसे विकसित देश में, जिसको हम कहते हैं कि बहुत डेवलप हो गया है और ये है, वहाँ ये साहस नहीं दिखाई देता। हाँ, बेशक यूआर अनंत मूर्ति ने जरूर यह कहा था कि अगर मोदी चुनाव जीत गया तो मैं भारत छोड़ दूंगा, 2014 में। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, यूआर अनंत मूर्ति ने जो कहा था। लेकिन मोदी के चुनाव जीतने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, यूआर अनंत मूर्ति की। और मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा था कि उन्होंने बाद में कहा कि मैं उत्तेजना में मैं यह बोल गया था, मेरा मकसद ये नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता कहाँ तक सत्य है। बहरहाल आज हालत यह है कि अब सवाल यह है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, इनसे कैसे हम निपटें, इनका क्या तरीका है। और अगर केन्या का मैं नहीं उदाहरण दूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। खास तौर से मातीगारी, केन्या के जो उपन्यासकार हैं गुगी व थेंगो, उन्होंने एक उपन्यास लिखा मातीगारी। मातीगारी एक कैरेक्टर था और वो सवाल पूछता था लोगों से कि जब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमारी हालत इतनी खराब क्यों है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्यों इतने मजे में हैं जो कुछ नहीं करते हैं? ये सवाल वो सबसे पूछता था उपन्यास में। उस समय डैनियल अरप मोई थे राष्ट्रपति, जो पहले किसी जमाने में होम मिनिस्टर रह चुके थे। और उन्हीं के समय जब होम मिनिस्टर थे तो पेटल्स ऑफ ब्लड उपन्यास पर इनको गिरफ्तार किया गया था, नुमुगी को। अब वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने खबर दी कि एक तो कोई मातीगारी है, वो बहुत लोगों के अंदर पॉपुलर हो गया है। तो उन्होंने तुरंत मातीगारी के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया। और ये अजीब सी घटना थी, मातीगारी के खिलाफ वारंट जारी हो गया। और फिर बताया लोगों ने कि जनाब मातीगारी एक कैरेक्टर है, एक उपन्यास का, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप जिसके नाम वारंट जारी किए हुए। तब वो वारंट वापस हुआ, लेकिन जितनी भी मातीगारी की प्रतियां थीं वहाँ के दुकानों में, सबको जब्त कर लिया गया। तो उनका कहना था गुल का कि मातीगारी को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमारी किताबों को जरूर सब कुछ जेल में डाल दिया। तो इस तरह की घटनाएं इतिहास में देखने को मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि एक सांस्कृतिक आंदोलन या एक संस्कृति कर्मी की क्या ताकत हो सकती है। क्योंकि जितनी भी दमनकारी सत्ताएं हैं, उनको AK-47 या बंदूक या बम से डर नहीं लगता है, उनको कलम और किताबों से डर लगता है। वो सबसे पहले उनकी कोशिश यही होती है कि इन पर
पाबंदी लगाई जाए। और वो पाबंदी आज हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। आज हमने एक अंक निकाला था 2014 में तीसरी दुनिया का, जिसके कवर पर था सावधान अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कवर स्टोरी थी। आज की तारीख में मैं वो अंक नहीं निकाल सकता। वैसा मैं थोड़ा सा शायद बातचीत गंभीर हो गई हो। सर्वेश्वर जी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिए तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस कविता को भी हमने एक बार प्रकाशित किया था संपादकीय के बदले। शीर्षक है उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अब लकड़बग्घा बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब आ गया है। यह जो हल्की सी आहट खुनकती हंसी में लिपटी तुम सुन रहे हो, वह उसकी लपलपाती जीभ और खूंखार नुकीले दांतों की रगड़ से पैदा हो रही है। इसे कुछ और समझने की भूल मत कर बैठना। जरा सी गफलत से यह तुम्हारे बच्चे को उठाकर भाग जाएगा जिसे तुम अपने खून पसीने से पोस रहे हो। लोकतंत्र भी पालने में है और लकड़बग्घे अंधेरे जंगलों और बर्फीली घाटियों से गर्म खून की तलाश में निकल आए हैं। उन लोगों से सावधान रहो जो कहते हैं कि अंधेरी रातों में फरिश्ते जंगल से निकलकर इस बस्ती में दुआएं बरसाते घूमते हैं और तुम्हारे सपनों के पैरों में चुपचाप अदृश्य घुंघरू बांध कर चले आते हैं। पालने में संगीत खिलखिलाता और हाथ पर उछालता है और झोपड़ी की रोशनी तेज हो जाती है। इन लोगों से सावधान रहो। ये लकड़बग्घे से मिले हुए झूठे लोग हैं। ये चाहते हैं कि तुम शोर न मचाओ और न लाठी और लालटेन लेकर इस आहट और खुनकती हंसी का राज समझ बाहर निकल आओ और अपनी झोंपड़ियों के पीछे झाड़ियों में उनको दुबका देख उनका काम तमाम कर दो। इन लोगों से सावधान रहो। हो सकता है ये खुद तुम्हारे दरवाजों के सामने आकर खड़े हो जाएं और तुम्हें झोपड़ी से बाहर न निकलने दें। कहें, देखो दैवी आशीष बरस रहा है, सारी बस्ती अमृत कुंड में नहा रही है। भीतर रहो, भीतर खामोश प्रार्थना करते। यह प्रभामय क्षण है। इनकी बात में तुम मत मानना, इनकी बात तुम मत मानना। यह तुम्हारी जबान बंद करना चाहते हैं और लाठी तथा लालटेन लेकर तुम्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। ये ताकत और रोशनी से डरते हैं क्योंकि इन्हें अपने चेहरे पहचाने जाने का डर है। ये दिव्य आलोक के बहाने तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं और पालने में पड़े तुम्हारे शिशु के कल्याण के नाम पर उसे अंधेरे जंगल में ले जाकर चीथ खाना चाहते हैं। उन्हें नवजात का खून लजीज लगता है। लोकतंत्र भी पालने में है। तुम्हें सावधान रहना है। यह वह क्षण है जब चारों ओर अंधेरों में लकड़बग्घे घात में हैं और उनके सरपरस्त तुम्हारी भाषा बोलते तुम्हारी पोशाक में तुम्हारे घरों के सामने घूम रहे हैं, तुम्हारी शांति और सुरक्षा के पहरेदार बने। यदि तुम हाथ लगाने, लाठी उठाने और लालटेन लेकर बाहर निकलने का अपना हक छोड़ दोगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी इन लकड़बग्घों के हवाले हो जाएगी और तुम्हारी बस्ती में सपनों की कोई किलकारी नहीं होगी, कहीं एक भी फूल नहीं होगा। पुराने नंगे दरख्तों के बीच वहशी हवाओं की साएं साएं ही शेष रहेगी जो मनहूस गिद्धों के पंख फड़फड़ाने से ही टूटेगी। उस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारी जबान बोलना भूल जाएगी, लाठी दीमकों के हवाले हो जाएगी और लालटेन बुझ चुकी होगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि तुम किसी बहकावे में ना आओ, पालने की ओर देखो। आओ आओ आओ, इसे दिशाओं में गूंज जाने दो। लोगों को लाठियां लेकर बाहर आ जाने दो और लालटेन उठाकर इन अंधेरों में बढ़ने दो। हो सके तो सबसे पहले उन पर वार करो जो तुम्हारी जबान बंद करने और तुम्हारी आज़ादी छीनने के चालाक तरीके अपना रहे हैं। उसके बाद लकड़बग्घों से निपटो। अब लकड़बग्घा बिल्कुल तुम्हारे घर के करीब आ गया। ये सर्वेश्वर की कविता आज की लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा था कितने साल पहले के लिखे हुए, कई दशक पहले के। आज वो लगता है कि सचमुच
उन्होंने जिस लकड़बग्घी की कल्पना की थी और जिसकी खनकती हंसी नाक से निकलती हुई, वो सब आप आज दिखाई दे रही है भाइयों और बहनों के। तो वो लकड़बग्घा बिल्कुल आ गया है। तो ये मतलब साहित्य या संस्कृत की ये ताकत है जो हमारे ही देश के, हमारी ही भाषा के बहुत सारे लोगों में है जिनको हम उतना याद नहीं कर पाते हैं। सर्वेश्वर जी की याद जरा कम आती है लोगों को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इसलिए ये कविता मैंने थोड़ी पढ़ी। अब मैं देख लूं कि अगर कोई चीज छूट रहा हो, क्योंकि सुबह भाषा और संस्कृति की एक ताकत का और थोड़ा सा मैं बयान वो करूंगा। केवल जो भारत के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस J.S. वर्मा, उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा था। वो 5-6 लाइन का संस्मरण है, उसको मैं उन्होंने लिखा है। ये 10 जुलाई 2000 का है उनका संस्मरण। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में मैंने विख्यात कवि श्री रामशरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह पढ़ी थी। इसमें हरिजनों की व्यथा का चित्रण है तथा छुआछूत जैसे अभिशाप के क्रूर स्वरूप को दिखाया गया है। इसमें एक बीमार हरिजन बच्ची की उस चाह का वर्णन है जो गांव के मंदिर में स्थापित देवता पर चढ़ाए गए फूल को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्ची की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। एक कविता थी ना, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल भी 2 लाकर। उस बच्ची की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती और उसका पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने की पीड़ा से क्षुब्ध है। कविता यहीं समाप्त हो जाती है। इसका विषय मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ता है। मेरे ऊपर इस कविता की छाप उस समय भी मौजूद थी जब मैंने 1988 में नाथद्वारा के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बिना किसी भेदभाव के हरिजनों के प्रवेश के अधिकार के पक्ष में अपना फैसला दिया था, जिसके जरिए किसी रोक टोक के बिना उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सका। वो केस है सूर्य नारायण चौधरी बनाम राजस्थान सरकार, AIR 1989, राजस्थान जर्नल 99, J.S. वर्मा। ये उन्होंने मतलब एक कविता से प्रेरित होकर के जो उन्होंने कहा था। अब मैं ये कह रहा था कि ये मैं अपनी बात समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं ये कह रहा था कि 2 तरह की संस्कृतियाँ हैं हमारे देश में भी है, हर देश में होती, क्योंकि हमारा भी एक वर्ग समाज है। अब आज यह जो संस्कृति है, जो उत्पीड़क मतलब दमनकारी जो संस्कृति है, सत्ताधारियों की जो संस्कृति है, उसने एक जिसको आप ब्राह्मणवादी संस्कृति या मनुवादी संस्कृति आज की परिस्थिति में कह सकते हैं, उसका एक बड़ा नापाक गठजोड़ हो गया है कॉर्पोरेट संस्कृति के लिए, जिसमें पूंजी की लूट को एक खुली छूट मिल गई है उनके साथ। जो है यह जो एक दुरभिसंधि है इन दोनों संस्कृतियों के बीच, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और इसको समझना, पहले तो समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक तोड़ने की तो बात ही नहीं कर सकते। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक हमारा राज्य अभी जो है, जो स्टेट है, उसकी दमनकारी भूमिका कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने से या अमित शाह जी के आने से इसकी दमनकारी भूमिका, दमनकारी इसका कैरेक्टर रहा ही है, जैसा कि स्टेट का कैरेक्टर होता ही है। लेकिन जिस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उस समय की एक घटनाएं मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को शायद याद भी हो। एक डॉक्टर गौतम हुआ करते थे लखनऊ में, और एक होती थी शमीम रहमानी। हाँ, तो शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के बीच कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इस बीच शमीम रहमानी को लगा कि डॉक्टर गौतम किसी अन्य महिला से प्रेम कर रहे हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। तो शमीम रहमानी ने डॉक्टर गौतम को गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई।
तो इस हत्या के जुर्म में शमीम रहमानी गिरफ्तार हुए और उनको मृत्युदंड मिला या आजीवन कारावास कुछ मिला। अब 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो आंध्र प्रदेश के 2 युवा आदिवासी, जिनमें एक का नाम किस्टा गौड़ था, एक का नाम भूमैया था। किस्टा गौड़ और भूमैया एक आंदोलन में शामिल थे। उस आंदोलन की परिणति एक जमींदार की हत्या के साथ हुई और किस्टा गौड़ और भूमैया चूंकि उसका नेतृत्व उस दिन वो थे नहीं उस कांड में, लेकिन नेतृत्व उन्हीं का था, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी की सजा सुनाई गई। इनको जो मृत्युदंड दिया गया था उसके विरोध में पूरे देश में जो जनतांत्रिक ताकतें थी उन्होंने आवाज उठाया। बहुत सारी भाषाओं में कविताएं लिखी गई। सर्वेश्वर जी ने भी एक कविता लिखी थी, किस्टा गौड़ और भूमैया जैसे लोग कब तक मारे जाएंगे, इस तरह का कुछ था, वो उनके संकलन में है जो उनकी समग्र रचनाएं हैं। और एडिटोरियल भी लिखा दिनमान में सर्वेश्वर जी ने। फिर वो आंध्र में चेराबंड राजू ने तेलुगु में कविता लिखी, पंजाबी में ये अमरजीत चंदन ने कविता लिखी और बहुत सारी भाषाओं में किस्टा गौड़ और भूमैया के पक्ष। तो इनके मृत्युदंड के खिलाफ एक बोट क्लब पर धरना हुआ, हालांकि इमरजेंसी लगी हुई थी और चूंकि हम लोगों का तो साहस नहीं था धरना वरना देने का, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज थे वो एक, हाँ इमरजेंसी अभी लगी नहीं थी, लगने वाली थी, राइट, क्योंकि वो तो उस समय वो भी तो वहाँ जो धरना हुआ और ये 74 की बात है। एक शिष्टमंडल गया फखरुद्दीन अली अहमद से बात करने कि आप इनकी सजा माफ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है विचार करेंगे, आप दे दीजिए। फिर जॉर्ज फर्नांडीज ने याद दिलाया कि आपने शमीम रहमानी को अभी माफ किया है तो इनको भी माफ कर दीजिए। इतने पर तो आग बबूला हो गए राष्ट्रपति, क्या आपने शमीम रहमानी से तुलना कर दी? ये तो जिस क्लास से आते हैं वो जराइम पेशा है ही है, वो तो नवाब के खानदान की लड़की है, उससे आप कैसे इसकी तुलना कर सकते हैं? उससे एक चूक हो गई, एक गलती हो गई, गोली चल गई। लेकिन ये लोग तो जिस समूह के हैं उनका काम ही है मारपीट करना। तो ये राष्ट्रपति, और इसका पूरा विवरण जॉर्ज फर्नांडीज ने अपने प्रतिपक्ष अखबार में छापा। उस समय राष्ट्रपति भवन से कोई उसका प्रतिवाद नहीं हुआ। तो ये जो है एटीट्यूड जो है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो दमनकारी संस्कृति है, आज इन दोनों के बीच जो गठजोड़ हुआ है, कारपोरेट पूंजी और ये जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, हिंदुत्ववादी जो पूंजी है, इस गठजोड़ के खिलाफ कैसे क्या किया जाए। जब मैंने कहा कि संस्कृति में प्रतिरोध के बीज हमेशा से ही रहे हैं, तो प्रतिरोध के बीज तो रहे हैं, आदिकाल से रहे हैं। अगर प्रतिरोध के बीज नहीं होते तो वो बहुत चर्चित जो एक बच्चों के जन्म के समय जो सोहर गाया जाता है ईस्टर्न यूपी वगैरह में, पता नहीं इधर है कि नहीं, तो सोहर में वो जो एक है छापक पेट छिउलिया कि पतवन गहमर हो, पता नहीं आप लोगों को क्यों सुदेश जी यहाँ जानकारी होगी इस इलाके में इस तरह के गीतों की? नहीं होगी। एक सोहर है, सोहर हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी में, अवध में और भोजपुरी प्रदेश में, वो जब कोई बेटा पैदा होता है तो सोहर गाता है। तो ये सोहर है, 4 स्टैंजा है, उसका अर्थ मैं बताता हूँ क्योंकि वो है भोजपुरी में। पहली लाइन है, छापक पेट छूलिया कि पतवन का अमर हो, तेज ठाड़ खड़े हिरनिया कि मन अति अनमन हो। मतलब एक पेड़ बहुत हरा भरा है, उसके नीचे एक हिरन और एक हिरना चल रहे हैं घास वास, है ना, और हिरनी जो है वो उदास है, तो हिरन उससे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो इतना?
ये सब घास वास तो बहुत हरी भरी है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर उदास क्यों हो? तो हिरणी कहती है कि नहीं, सब तो ठीक है, लेकिन दशरथ के यहाँ आज बेटा पैदा हुआ है, और कुछ ही दिन में उसकी बढ़ई होगी, 12 दिन पर, तो दशरथ जो है तुम्हारा शिकार कर लेंगे, और यह सोच करके मैं उदास हूँ। हाँ, तो ये एक हिस्सा हो गया। फिर दूसरे हिस्से में है कि वो हिरणी कौशल्या के सामने, कौशल्या एक उस पर बैठी हुई है, अपनी छोटी सी मच्छिया कहते हैं, मतलब छोटी सी वो होती है बैठने के लिए, उस पर बैठी हुई है, और हिरणी वहाँ सामने बैठ के उनसे अरज कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हिरण को तो आपने मार लिया, ठीक है, रसोई में उसका मांस भी पक रहा है, लेकिन उसकी खाल हमको दे, ताकि उसी को देख करके मैं तसल्ली करती रहूँ। तो कौशल्या उसको डांटती हैं और कहती हैं कि जाओ, वो खाल कैसे दे दूँ? वो खाल तो इसलिए रखा हुआ है ताकि राम जो है उसकी मैं खंजड़ी बनाऊंगी और राम उसको बजाएंगे, खंजड़ी जो बजाते हैं। ये एक हिस्सा हो जाता है गाने का। फिर तीसरा हिस्सा जो बहुत मार्मिक है कि अंधेरी रात है, हिरणी अकेले खड़ी हुई है, महल से खंजड़ी बजने की आवाज़ आ रही है और हिरणी रो रही है। तो यह जो है एक सामंतवाद विरोधी अभिव्यक्ति की शानदार मिसाल है, जिसके लेखक का कोई पता नहीं कि किसने रचा, लेकिन आप अवध क्षेत्र में किसी भी बूढ़ी महिला से पूछेंगे तो वो बताएगी सोहर के बारे में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब प्रतिरोध के बीच तो हैं, और हमें जो ऐसा नहीं है कि पुरानी जो संस्कृति रही है वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें थी, उनमें से अच्छी चीज़ों को लेकर के अपनी जन संस्कृति को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत करें, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती ये है कि इस दमनकारी संस्कृति के खिलाफ जो संस्कृति की दो धाराएं हैं, एक प्रगतिशील धारा जिसमें वामपंथी धारा आप कह सकते हैं, एक वामपंथी धारा है, और एक फुले पेरियार वाली एक धारा है, वो भी उस सामंती संस्कृति के खिलाफ है, ब्राह्मणवादी संस्कृति। इन दोनों धाराओं के बीच में कैसे एकता कायम हो और उस कॉर्पोरेट संस्कृति और हिंदुत्ववादी संस्कृति के गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए, यह हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हम इस चुनौती को हल करने की दिशा में, पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि यह चुनौती है। जब हम समझ लेंगे कि चुनौती है और इसके खिलाफ संघर्ष चलाना है, तब हम तय कर पाएंगे कि इसमें हमारी मित्र शक्तियां कौन हो सकती हैं, कौन ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो कुछ दूर साथ चलें, कौन हो सकती हैं जो लंबी दूरी तक साथ चलें, और उस हिसाब से हम उनसे डील कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का अगर हम सामना कर सके तो हम समझते हैं कि संस्कृति से पैदा बहुत सारी जो चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से आज हमारा पूरा समाज एक संकट की स्थिति में है, उससे हम निपट सकेंगे। धन्यवाद।